तो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द हेरन एकेडमी। तो बच्चों, आज है आपके लिए एक आवश्यक सूचना। और आवश्यक सूचना ये है कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, वो भी हिंदी मीडियम में। हाँ जी, आपने सही सुना है। आज से हम क्लास 12 की बायोलॉजी लेके चलने वाले हैं, और बायोलॉजी भी आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो बच्चों रेडी हो जाइए, क्योंकि आज से आपके 12th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट है। और आप यहाँ में हमारे इस चैनल पे अपनी क्लास 12th की पूरी बायोलॉजी को बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान, इतने आसान तरीके से आप अपनी बायोलॉजी को पढ़ने वाले हो जितना आपने अभी तक ना तो अपने स्कूल में, और अगर आप कहीं पर कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चों बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको क्लास 12th की जो बायोलॉजी है वो पूरी की पूरी कराने वाले हैं। जितने आपके चैप्टर है, जितने आपके कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराए जाएंगे। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ आप यहाँ पे पढ़ के नहीं जाओगे, आप यहाँ पे सीख के जाओगे। का मतलब आज से अगर आप हमारी इस क्लास को फॉलो कर रहे हो, तो आज के बाद जब आपका 12th क्लास में जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो आप अपने उसमें जो आपका बोर्ड एग्जाम है 70 आउट ऑफ 70 लेके आ जाऊंगी, क्योंकि इतनी इजी वे में मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी को, जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे थ्योरेटिकल मान के चलते थे कि बायो है, रट लेंगे, मॉडल ले लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, हो जाएगा, जी नहीं। आज से आप बायोलॉजी से पढ़ोगे नहीं, आप बायोलॉजी को समझोगे, आप बायोलॉजी को फील करेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारी जो आज की हमारी क्लास है, आज हम इस क्लास को कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप 12th में आए हो, 11th में अभी तक आपने जितनी नॉलेज ली है, आप, मुझे नहीं पता आप 11th में पढ़ के आए हो बहुत अच्छी तरीके से आपने 11th करी है, या आपने मौज मस्ती में 11th निकाल दी। मेरे लिए सब बराबर है, जो 11th क्लास में टॉप करके आए हैं मैं भी, और जिसने अपनी 11th को पूरी को बर्बाद कर दिया मैं भी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जो आपका लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम कुछ बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी के कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। वे कॉन्सेप्ट कि जो आपके क्लास 12 में 13 जो आपके चैप्टर है, उन चैप्टर में आपके यूज होंगे। अगर आप ये वाला हमारा लेक्चर ले लेते हो, इसके बाद के हमारे जितने भी सिलेबस के लेक्चर रहेंगे वो बहुत ही इजी वे में बन जाओगे। पहला बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपका एक फ्लो बन जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे जब क्लास में आते हैं तो उनको बायो का बी भी नहीं आता, मतलब उनको कुछ समझ नहीं होती, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि जब आपका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एक दिन में यहाँ पे पूरा का पूरा करा दूंगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना मेरी तरफ से हो सकता है, जितना मैं अपना एफर्ट लगा सकती हूँ, उतना मैं यहाँ पे अपना एफर्ट लगाऊंगी। उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा ये कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो आपका धीरे धीरे यहाँ पे आप हाई लेवल की भी स्टडी को गेन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप का बेसिक ही वीक है, आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो आप हैवी जो आपका हाई लेवल का होगा उसको भी कभी समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लास 12th के लिए। आप थंबनेल में ऑलरेडी देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम स्टार्ट करने वाले, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या होगा? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिवा है, और मैं पिछले कई सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, और यहाँ पे आपको हम क्लास 12th स्टार्ट करने वाले। आई होप आपको, आशा करती हूँ कि जो क्लास हमारी रहेगी, जो हमारी जर्नी आज से जो हमारे यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट है क्लास 12th की, आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इस बात का मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पे जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। A1 टाइप का आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज हम यहाँ पे कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे अपने, सबसे पहले किसकी? अपने क्लास 12 के बारे में। देखो आपका जो क्लास 12 है, ये जो आपकी क्लास 12 है, क्लास 12 में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? यहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ने हैं 13। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? चैप्टर 13 पढ़ने हैं। इन 5 चैप्टर को हमने क्या किया है?
यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। इन सभी 13 चैप्टर्स को हमने क्या किया हुआ है, यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। और कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है, 5 यूनिट्स में। आपको क्लास 12th में कितनी यूनिट पढ़नी है, 5 यूनिट पढ़नी है, जिसमें आपकी जो सबसे पहली जो यूनिट रहेगी वो रहेगी रिप्रोडक्शन। सबसे पहली जो आपकी यहाँ पे यूनिट रहेगी वो रहेगी रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है जेनेटिक्स, उसको हम नहीं लेंगे। हम फिलहाल यहाँ पे किसको टारगेट लेके चलते हैं, अभी आपको सिर्फ समझना है क्लास 12th में कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर को हमने क्या किया हुआ है, 5 अलग अलग यूनिट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देखो अगर आपने कोई साइड बुक लगा रखी है तो हो सकता है उसमें यूनिट वाइज अलग दे रखा है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ देखो सभी स्कूल में, चाहे आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर एक स्टेट में एनसीईआरटी फॉलो होती है। और अगर आपके भी स्कूल में एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो क्लासेस रहेगी आपकी 100% एनसीईआरटी बेस रहेगी। तो हमने एनसीईआरटी में बायोलॉजी को कितने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 5। सबसे पहले जो आपकी यूनिट्स है, सबसे पहले जो आपकी यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन। अब इस यूनिट में अगर हम बात करें, इस यूनिट में आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर। इस यूनिट में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 3। सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहता है वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में जनन, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पीय पादपों में जनन। सेकंड जो आपका चैप्टर रहेगा इस यूनिट का, सेकंड चैप्टर आपका हो जाएगा इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन सेकंड चैप्टर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव जनन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मानव जनन। थर्ड आपका जो चैप्टर रहेगा इस यूनिट का वो रह जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, थर्ड आपका चैप्टर क्या हो जाएगा इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। तो आप इसके साथ साथ में मैंने बोल दिया, आप लिख लेंगे। हमने क्या बात करी है कि जो आपकी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट क्या है, आपकी रिप्रोडक्शन है, जनन है। इसी यूनिट को हम पहले अपना टारगेट लेके चलेंगे, पहले इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, देन हम अपनी सेकंड यूनिट पे मूव कर देंगे। इस यूनिट में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, पुष्पीय पादपों में जनन। सेकंड चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोल दिया जाएगा मानव जनन। थर्ड चैप्टर आपका इसमें हो जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा आपका जनन स्वास्थ्य। तो ये आपका है थोड़ा सा आपके सिलेबस को लेकर इंट्रोडक्शन, आप ये नोट करेंगे। और इससे पहले अपने सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेने वाले हैं, देन हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सिलेबस क्या है स्टार्ट, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर। ऑलरेडी आप इस चीज से मतलब कि इस चीज को आप जान चुके हो। अब अपने ही सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको देने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप अपनी क्लास 12th में यूज करने वाले हो। तो अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अब बेसिक नॉलेज क्या है, ये हम किस बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात बच्चों यही आ जाएगी, हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो आप 12th में हो, बायोलॉजी ली हुए लेकिन ले रखी है आपने, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ए बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी क्या है, तो आप क्या बताओगे। अब देखो आपको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताती हूँ कि मैं चीज़ों को याद कैसे करती हूँ। बायोलॉजी है, आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है, परिभाषा याद करनी है। परिभाषा याद मत करो, परिभाषा को बनाओ, आप खुद बनाओ।
क्योंकि जब परिभाषा आप अपने शब्दों में खुद से बनाओगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि आप बनाओगे कैसे। परिभाषा बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका शब्द है बायोलॉजी, इसको तोड़ दो। इसको आपको क्या करना है, तोड़ देना है। जैसे कि हमारा बायोलॉजी है, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों। एक शब्द तो है आपका बायो और दूसरा शब्द आपका क्या है, लॉजी। दूसरा शब्द आपका क्या है, लॉजी। तो अगर हम बायो की बात करते हैं, बायो का मतलब होता है बेटे लाइफ। बायो का क्या मतलब होगा, लाइफ। मतलब कि आप सिंपल इसको समझ सकते हो, जीवित जीव, जीवित जीव। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का क्या मीनिंग हो जाएगा, लॉजी का मीनिंग हो जाता है स्टडी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, जीवित जीवों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। यहाँ पर आप सिंपल इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवित जीवों का, जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी आप समझ रहे हो क्या बोला है हमने, बायो दो टर्म से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो का क्या मतलब है, अध्ययन, सॉरी बायो का क्या मतलब है, जीव, और आपका लॉजी का क्या मतलब है, अध्ययन। तो इसको हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपनी नोटबुक में नोट करके चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब इसका। चलिए जी, अब इसका स्क्रीनशॉट हो चुका है तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जो हमने अभी बात करी है किसकी, बायोलॉजी की। अब आप क्लास 12th में आ चुके हो, आप आ चुके हो क्लास 12th में। अब आपकी क्लास 12th में आपके पास कितने चैप्टर है, आपके पास 13 चैप्टर है। क्लास 12th की बायोलॉजी में कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। अब में जो 13 चैप्टर है, उन 13 चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको एनिमल्स का अध्ययन कराया जा रहा है, जीवों का अध्ययन, मतलब कि जो जीव होते हैं एनिमल्स होंगे उनका अध्ययन कराया जा रहा है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको पादपों, मतलब कि पेड़ पौधों, मतलब कि कुछ एनिमल, आई मीन आप ऐसे समझो, देखो छोड़ो, 13 चैप्टर है। उन 13 चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसे जिनमें आपको किसके बारे में, जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी कराई जा रही है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप एनिमल्स की नहीं करते, किसकी करते हो, प्लांट्स की करते हो। तो उसी आधार पर हमने क्या किया है, बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास जो बायोलॉजी है वो कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। एक क्या है, एक तो है जूलॉजी, एक तो आपकी क्या है, जूलॉजी है, और एक आपकी क्या है, बॉटनी। एक आपकी क्या है यहाँ पे, बॉटनी। जूलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। और बॉटनी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, तो हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, तो हम क्या नाम देंगे, वनस्पति विज्ञान। तो बच्चों हमने क्या किया है, हमने बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दिया, किसमें, जूलॉजी में और बॉटनी में। हिंदी में इसको जीव विज्ञान और उसको क्या बोल देंगे, वनस्पति विज्ञान। तो नाम से आप यहाँ पे समझ पा रहे हो,
जूलॉजी क्या होगी, बायो की, आई मीन जीव विज्ञान, और ये जीव विज्ञान नहीं होगा, जीव विज्ञान तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, इसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, तो ये हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान, सॉरी ये आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी और बॉटनी क्या है, जूलॉजी में आप यहाँ पे अगर हम बात करें इसको समझ सकते हो, जू मीन्स क्या होता है, एनिमल्स, जू का मतलब क्या हो जाएगा एनिमल्स, और लॉजी अगेन आपकी क्या हो जाएगी स्टडी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जूलॉजी बायो की आपकी वो ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, यहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं, देखो डिटेल्ड में नहीं हमें जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ भी ना पता हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लेके चलना है कि जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। यही अगर हम बात करें बॉटनी, बॉटनी में हम किसको पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं हम प्लांट्स को, बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं, बॉटनी में स्टडी करेंगे प्लांट्स की। तो बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, बॉटनी में स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख के चलना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो जनक है, बात हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, जनक, और इंग्लिश में बोल दिया जाएगा इसको फादर। तो इनके जो जनक है वो कौन है, अरस्तु, इनके जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु, के जनक कौन है, अरस्तु। जो अरस्तु है, अरस्तु को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान के जनक। यही अगर हम जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी के जनक कौन है, ये अगर हम किसकी बात करते हैं, जूलॉजी की बात करते हैं, तो जूलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु ही है, ये भी जनक कौन है, अरस्तु को ही हम क्या है जूलॉजी का जनक बोलते हैं। यही अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉटनी, बॉटनी का जनक कौन है, तो बॉटनी का जनक आप यहाँ पे दो याद रखने, एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है थियोफ्रेस्टस, और एक है आपके कैरोलस लीनियर, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। तो इसके जनक आपके कौन हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जो जनक हैं कौन है, थियोफ्रेस्टस। और इसके साथ साथ आप एक नाम और याद रखेंगे कि आधुनिक वनस्पति, इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, वनस्पति, आधुनिक, आधुनिक वनस्पति, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, विज्ञान वनस्पति, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, ये कौन है, ये है आपके कैरोलस लीनियस, कौन आ जाएंगे, कैरोलस लीनियस, कैरोलस जाएंगे आपके कैरोलस लीनियस। तो ये बात समझ पा रहे हो आप भाई, बहुत ही देखो छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, लेकिन यही मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों को यही पता नहीं होगा। अब इसमें आप एक बात और याद रखोगे, एक बात आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक बात आपको यहाँ पर नोट और करनी है, और वो दूसरी बात क्या है, वो बात ये है कि आपका जो मतलब कि साइंटिस्ट है वे क्या है, स्टडी कर रहे हैं किसकी, जूलॉजी की, मतलब कि वे साइंटिस्ट जो किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट, को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजिस्ट। मतलब कि वे साइंटिस्ट जिनकी जो मास्टर्स है वो किस में हो रखी है, जूलॉजी में हो रखी है। जैसे कि मैंने अपनी जो मास्टर कंप्लीट की है वो किस में की है, जूलॉजी में, तो मैं क्या होगी, जूलॉजिस्ट होगी। सेम ऐसे ही जो अपनी मास्टर कंप्लीट करते हैं किस में, बॉटनी में, और वे स्टडी किसकी करते हैं, पेड़ पौधों की करते हैं, प्लांट्स की करते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे बॉटनिस्ट, तो हम क्या बोल देंगे, बॉटनिस्ट। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है, कि आपको सब कुछ विजिबल है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर है, क्या बात करी हमने यहाँ पे,
हमने बात करी है सबसे पहले जूलॉजी की, उसके बाद हमने क्या किया है कि जूलॉजी को जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट्स कौन कौन से इसके, एक तो है आपका यहाँ पे बॉटनी, एक है आपका जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में अध्ययन करते हैं एनिमल्स का, बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का। जूलॉजी के जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु को। बॉटनी के जनक किसको बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस। और आधुनिक विज्ञान का मतलब कि आज के टाइम पे जो हम बॉटनी के जो फादर है वो किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। अब जो आपकी स्टडी करते हैं एनिमल्स की उनको हम क्या बोलते हैं, जूलॉजिस्ट। और जो स्टडी करते हैं आपके प्लांट्स की उनको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलेंगे। अब एक बार आप इसको देख लेंगे और अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप आप इसको यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो अब इसको मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसको एक बार आप देख लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करने हैं, दो चीजें याद रखनी है। आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, मतलब कि आपने एंट्री की, अब आप यहाँ पे अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे क्या है, कुछ सेक्शन पढ़ने हैं। आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन को याद रखना है। आपको क्या करना है, कुछ सेक्शन को याद रखना है। मैं सेक्शन जो कि आप अपने सिलेबस में यूज करते हैं, बहुत ऐसे चैप्टर मतलब कि आपके चैप्टर है उनमें हम सेक्शन करते हैं। और सेक्शन हम यहाँ पे दो पढ़ेंगे, एक सेक्शन एलएस और एक आपका टीएस। एक हो जाएगा एलएस, एक हो जाएगा आपका टीएस। एलएस फॉर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का क्या मतलब हो जाता है, देखो बात ऐसे, आप जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होगे, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा, उस चैप्टर में आपको क्या है, हम चीजों को काट के देखेंगे। उसमें हमें क्या करना है, चीजों को काट के देखना है। तो जब हम चीजों को काट रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ, ये फोन है, ये मेरा फोन है। इस फोन को हमें क्या करना है, हमारे दो सेक्शन है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, एक ट्रांसवर्स सेक्शन। अब सेक्शन का मतलब क्या है, चीजों को कट करना। सेक्शन को मतलब क्या हो जाएगा, चीजों को कट करना। अब ये फोन है, इस फोन को अगर मैं क्या करती हूँ, इस फोन को मैं यहाँ से बीच से ऐसे काट रही हूँ। इसको फोन को मैंने क्या किया, बीच से ऐसे काट दिया। बीच से फोन को क्या किया हमने, ऐसे काट दिया। तो जब मैं बीच से फोन को ऐसे काट दूंगी, काट नहीं रही मैं सिर्फ बता रही हूँ, तो इसके एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, मतलब कि इक्वल हाफ हो जाएगा। एक हाफ इधर आ जाएगा और एक हाफ इसका इधर आ जाएगा। तो जब हम चीजों को इस तरीके से कट करेंगे, समझ रहे हो, जब हम चीजों को ऐसे कट करते हैं तो उस कटिंग को हम बोलते हैं भाई लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब ये आपका क्या है, जो फोन है, इस फोन को अगर मैं क्या करूँ, कुछ इस तरीके से कट कर दूं, मतलब कि इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो जब हम इसको ऐसे यहाँ से कट करेंगे, इक्वल हाफ इसका ये हो जाएगा और इक्वल हाफ इसका ये हो जाएगा। तो ये वाला जब हम चीजों को इस तरीके से कट करते हैं, वो हो जाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, आई मीन सॉरी ट्रांसवर्स सेक्शन। वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, चलिए जी से लिख लेते हैं। एक तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल। एक तो आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल। एक हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन आपका हो जाएगा ये ट्रांसवर्स सेक्शन। हो गया आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये कुछ सेक्शन है जो आपको यहाँ पे याद करके रखने हैं। और ये सेक्शन आप अपने क्लास 12th के सिलेबस में अच्छी तरीके से पढ़ के चलोगे, क्योंकि ये चीजें आप आगे आने वाली क्लासेस में देख लेंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में ये सेक्शन आपको याद रखने हैं। दोबारा बता रही हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का मतलब जब हम चीजों को इस तरीके से कट कर रहे हो, मतलब कि इस तरीके से कट कर दिया, ये होगा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब हम इस तरीके से कट कर रहे हो, मतलब कि यहाँ से कट कर दिया, मतलब कि हमने उसको कुछ इस तरीके से कट किया है, वो ट्रांसवर्स। जब इस तरीके से कट करता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल। चलिए ये हमारी बात होगी किसकी, सेक्शन के बारे में। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे नॉलेज लेके चलते हैं
सेल के बारे में। आप ऑलरेडी क्लास 11 क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो सेल को। सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। अब कोशिका के बारे में आपके क्या याद है? याद है कुछ? कोशिका को हमने बोला था, क्या बोला था? जीवन की इकाई। कोशिका को हम क्या बोलते हैं? जीवन की इकाई। तो हम क्या बोलते हैं? जीवन की इकाई बोलते हैं। कोशिका हमारी क्या है? जीवन की इकाई। इट मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म। देखो ये ऑलरेडी आप पढ़ गए होगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ गए, क्योंकि मैं मुझको पता है, मैं मानती हूँ इस बात को, हर बच्चे को हर बात नहीं पता होती, तो मेरे लिए सब बराबर है, जो पढ़ के आए हैं वे भी, जो पढ़ के नहीं आए वे भी। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी? सेल की, कोशिका की। कोशिका क्या है? कोशिका वो चीज है जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म मिलकर बना हुआ है। मतलब कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। अब ये किस तरीके से सेल से मिलकर बनता है, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी देख के चलेंगे। जो आपकी सेल होती है, सेल है, तो आपकी सिमिलर सेल होगी ना, मतलब कि जिस जो संरचना और कार्य दोनों में क्या होती है? समान होती है। मतलब कि उनका संरचना भी क्या होगी? एक जैसी होगी, देखने में भी क्या है? एक जैसी है, और उनका जो कार्य होगा वो भी एक है। तो ये जो सेल है ये क्या बना लेती है मिलकर? ये बना लेती है टिश्यू। ये क्या बना लेगी? टिश्यू। ऐसे समझ लो, ये एक सेल थी, ये एक सेल थी। अब ये जो एक सेल है, इसी के जैसी सेल जो स्ट्रक्चर में भी सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है, तो कुछ सेल आपस में क्या हो जाएगी? इकट्ठा होके ग्रुप बना लेगी। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या है? सेम है, में इकट्ठा होके क्या बना लेगी? एक ग्रुप बना लेगी। तो अब ये जो सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली सेल का जो ग्रुप है, इनके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? इन्हीं के ग्रुप को बोल देंगे हम टिश्यू। तो जो सेल है ये आपस में मिलके क्या बना लेगी? टिश्यू बना लेगी। सेम इसी तरीके से आपके पास क्या है? कुछ टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू की संरचना भी सेम है और इसका फंक्शन भी सेम है। इसी के जैसे टिश्यू इसके पास और इकट्ठा हो जा रहे हैं, इसके पास और टिश्यू क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, जो सेम है, एक जैसे है। तो अब ये जो टिश्यू का ग्रुप होगा, अब ये जो आपके टिश्यू का ग्रुप बना है, अब ये जो टिश्यू का ग्रुप बना है, इस टिश्यू के ग्रुप को हम बोल देंगे ऑर्गन। टिश्यू के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? ऑर्गन बोल देंगे। ऑर्गन जैसे कि आपका नाक, आंख, हाथ, पैर, सिर, जीभ, ये सब आपके क्या हो गए? ऑर्गन। तो जितने भी हमारे ऑर्गन है, देखो सेल हिंदी में क्या बोल दिया? कोशिका। टिश्यू को हिंदी में क्या बोल देंगे? ऊतक। तो बहुत सारे ऊतक आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, मतलब कि अंग बना लेंगे। इसी तरीके से फिर आपके जो अंग है, ये अंग आपस में मिलके क्या बना लेंगे? ये अंग आपस में मिलके बना लेते हैं अंग तंत्र। ये क्या बनाएंगे? आपस में मिलके बनाएंगे आपका अंग तंत्र। ये क्या बना लेंगे? ये बनाएंगे आपका अंग तंत्र। अंग तंत्र को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गेनिज्म आपका एक प्रॉपर क्या बना लेता है? ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आपका क्या बना लेगा? ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हो जाएगा? जीव। सेल, कोशिका, टिश्यू को ऊतक बोलते हैं हिंदी में, ऑर्गन को अंग, ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र, और ऑर्गेनिज्म को जीव। तो ये इस तरीके से क्या है? एक सेल से बच्चों क्या बनता है? एक सेल से बनता है आपका ऑर्गेनिज्म। एक सेल से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रोसेस चल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम क्या बोल देंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ आपके जो और आई मीन जो आपके कुछ जीव होते हैं, कुछ सेलुलर लेवल के होंगे, मतलब कि उनका जो शरीर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है? सेल का। कुछ जीव आपके टिश्यू लेवल के होते हैं। आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? टिश्यू पाया जाता है, किसी प्रकार का कोई ऑर्गन नहीं होता है।
ठीक है। और कुछ आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल के होंगे, कुछ आपके ऑर्गन सिस्टम मतलब कि उनकी बॉडी में कुछ सिस्टम बने होंगे, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, कुछ उनमें सिस्टम पाए जाते हैं। और कुछ आपके ऐसे जीव होंगे जो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम मिलके एक क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, सिस्टम पाए जाते हैं, और ये सारे के सारे सिस्टम आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक आपका ऑर्गन बना लेते हैं। ये आपके क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप इस चीज को समझ चुके हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप यूज करके। हो गया। चलिए बच्चों, अगर आप बातों को समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अरे भाई कर देना बच्चों लाइक, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो आपको सेल के बारे में पता चल गया है, सेल हमारी क्या है, यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की इकाई। अब बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि जो आपकी सेल है, जो आपकी क्या है, सेल है, सेल कितने टाइप की होती है, ये आपकी दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार। सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब में दो प्रकार कौन कौन से है भाई, एक तो आपका होता है इसमें प्रोकैरियोटिक। सेल कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, कौन कौन सी है, एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एक आपका इसमें आ जाता है बच्चों यूकैरियोटिक सेल, एक आपका इसमें क्या आ जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप की है, कितने भी जीव है, हर जीव में कितने टाइप की सेल देखने को मिलती है बच्चों, दो टाइप की सेल। कौन कौन सी सेल है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अब इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। अगर आपको पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को थोड़ा सा आप 10-15 सेकंड के लिए क्या कर दोगे, स्किप कर देना, इसको आगे कर देना। जिसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो वो इसको ध्यान से समझेंगे कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भाई बच्चों, इसको हम कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को हम किसके थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक सेल बनाई, यहाँ पे मैंने क्या बना दी, एक ये सेल बना दी। सेम इसी तरीके से एक सेल मैंने यहाँ पे बना दी, सेल बन चुकी है। अब ये वाली जो सेल है, ये इसकी क्या होगी, ये जो इसकी मैंने यहाँ पर बाउंड्री बनाई है, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देंगे। ये क्या हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। सिमिलर ये वाली भी जो लेयर है, ये जो कवरिंग है, इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल की जो सबसे बाहरी परत है, इसको हमने क्या नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया है। तो हमने क्या नाम दिया है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल है, ये वाली जो सेल है बच्चों, इस सेल के अंदर हमें कुछ ऑर्गेनली देखने को मिलते हैं। इस वाली सेल के अंदर हमें क्या है, कुछ ऑर्गेनली देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनली का मतलब इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे। ये कोशिका है, कोशिका देखो ऐसे समझो, ये हमारा शरीर है, हम क्या है, जीव, ये हमारा क्या है, शरीर। लेकिन हमारे शरीर में कितने सारे अंग है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, आंख है, कान है, सर है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, अंग है। इसी तरीके से जो सेल है, सेल के अंदर भी कुछ अंग पाए जाएंगे। और अंग किसके होंगे, वे सेल के अंग किसके है, सेल के है, तो हम उनको बोल देंगे कोशिका अंग, कोशिकांग। कोशिका के जो अंग है उनको हम क्या बोल देंगे, कोशिकांग। और इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे सेल ऑर्गेनली, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सेल ऑर्गेनली। तो ये हमारी होगी सेल, और सेल के जो इसके अंदर ऑर्गन पाए जा रहे उनको हमने क्या नाम दे दिया, सेल ऑर्गेनली। सबसे पहले इसको हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट आप यहाँ पे
दो चीजों से कर दोगे। दो चीजों से क्या, कि ये वाली जो सेल है, इस सेल के अंदर आपको एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनली देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनली देखने को मिलेगा। इस ऑर्गेनली को, इस कोशिकांग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल, इसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, केंद्रक को। ये आपका क्या हो गया। अब बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, इसका काम क्या होगा। जो न्यूक्लियस है इसका काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है, बिलियंस ऑफ सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। अब हमारे शरीर में चाहे जितनी भी सेल है, हर सेल में क्या पाया जाएगा, आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारी आरबीसी जो हमारे रक्त में पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं, तो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल है, उन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अदरवाइज हमारे शरीर की जितनी भी सेल है, हर सेल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इसके अंदर आपको एक धागे नुमा संरचना देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको कुछ सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये जो सब्सटेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ये जो चीज आपकी इसमें पाई जा रही है, ये होता है डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज पाई जाती है, डीएनए। के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि आनुवांशिक पदार्थ। ये हमारा क्या होता है, आनुवांशिक, हमारा आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिए कि सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और डीएनए को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे कुछ और भी सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ और भी सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलती है, जैसे कि आपका क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि कहने की बात क्या है, इस सेल के अंदर आपको बहुत सारा सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलेगा। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये जो फ्लूइड बह रहा है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लिक्विड को हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्म। तो ये तो होगी हमारी यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होगा, अब इधर आ जाते हैं। यू का मतलब होता है बच्चों ट्रू। यू का क्या मतलब होता है, ट्रू। और कैरियोटिक, कैरियोटिक जो शब्द है ये किससे आया है, ये आया आपके न्यूक्लियस से। ये किससे आया है, न्यूक्लियस से। तो यूकैरियोटिक सेल, अगर आपसे आज के बाद कोई पूछ रहा है, देखो पहचान याद रखो, यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल, वे के सेल, वे कोशिकाएं जिन कोशिका के अंदर क्या देखने को मिलता है, सत्य प्रकार का, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब सत्य प्रकार का केंद्रक। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। और सेल के साथ साथ में इसमें कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर। ये सारे क्या हो गए आपके, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। दो बातें याद रखनी है यूकैरियोट के, कि जिस सेल में न्यूक्लियस होगा और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाई जाएगी, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट बिल्कुल इसका अपोजिट है। पहले तो आप प्रोकैरियोट का क्या कर लेंगे, इसकी मीनिंग समझ लेंगे। ये जो आपका टर्म है यहाँ पे बच्चों, प्रो का मतलब है प्रीमेटिव। ये जो टर्म है कहाँ से आया है, ये आया है प्रीमेटिव। और प्रीमेटिव का मतलब होता है बच्चों पुराना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, पुराना। और कैरियोट का अगेन आपका न्यूक्लियस। ये भी कैरियोट, ये भी कैरियोट। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियस है, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी न्यूक्लियस ही होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो इसको आपको क्या याद रखना है, अब ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होगी, सबसे पहली बात ये डीएनए इसमें भी होगा, डीएनए आपका इसमें भी होगा, ठीक है बच्चों।
डीएनए आपका इस वाली सेल में भी है, डीएनए आपका इस वाली भी सेल में है, लेकिन ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक होती है इसमें आपका डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियस में ना होके जो इसका साइटोप्लाज्म है, इस सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म, ये इस सेल का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो इसकी पहचान यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब मैं आपको फिलहाल इसको रोक लो, तो समझाऊंगी क्या मतलब है। यहाँ पे आ जाता है कि साइटोप्लाज्म में इसका जो डीएनए होगा, किसके डीएनए की बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए। तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ये कहाँ पे होगा, ये इसके न्यूक्लियस में ना होके इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। वो कहाँ पड़ा होता है, इसके साइटोप्लाज्म। तो जब प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइटोप्लाज्म क्या करता है, आई मीन जो इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए उसके साइटोप्लाज्म में और क्या होता है, पैकेजिंग होती है इसकी, तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेता है। ये क्या बना लेता है, चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड बोल देंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में किसी प्रकार का, सत्य प्रकार का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में, कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसका जो डीएनए होगा यूकैरियोटिक सेल का वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में ना होके न्यूक्लियस के जैसी एक संरचना बन जाती है प्रोकैरियोट में, वो क्या है आपके न्यूक्लियोइड। इसमें इसका क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और जिस तरीके से इसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में किसी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर मेन देखो, याद तो सब रखना है, लेकिन मेन में बातें जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करती है वो क्या है, यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू को भी छोड़ो, क्या बोलते हैं, यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, इसका याद रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा इसके एग्जाम्पल की, कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होगी, तो जितने भी आपके बैक्टीरिया है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की, यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल, तो प्रोकैरियोट में कौन आ जाते हैं, प्रोकैरियोट में आ जाते हैं आपके सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। यही अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल किसका, यूकैरियोट का, तो यूकैरियोटिक सेल कौन सी, जो आपकी एनिमल होगी, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, और आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, और इसके साथ साथ में आपके फंजाई, सम क्या ओले एंड फंजाई। इनकी जो सेल होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक। मतलब कि आपसे पूछ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल, तो जो एनिमल्स में सेल पाई जाती है वो भी यूकैरियोटिक है, जो प्लांट्स में सेल पाई जाएगी वो भी आपकी यूकैरियोटिक होगी, और आपकी ये भी सारी क्या हो जाती है जो हमने बात करी है, यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब इसके साथ साथ में बच्चों आपको बस एक बात और याद रखनी है जो हमने यहाँ पे पेंडिंग में छोड़ दी। वो बात क्या है कि हम प्रोकैरियोटिक की मीनिंग देख रहे थे। प्रोकैरियोटिक को हमने क्या बोला है, प्रो मीन्स क्या है, प्राइमेट, हाँ प्राइमेटिव, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, और प्राइमेटिव को हमने हिंदी में क्या बोला है, पुराना। मतलब कि प्राइमेटिव सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल है जो हमारे अर्थ पर सबसे पहले बनी थी, सबसे पहले जो हमारे अर्थ पे सेल बनी थी उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। या आप यहाँ पे सिंपली ऐसे समझ लो कि जो हमारे अर्थ पे जो सबसे पहले, जब हमारी अर्थ बनी और हमारे अर्थ पे सेल बनी, जो कि आप अपने विकास वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो सबसे पहले जो हमारे अर्थ पे सेल बनी थी वो सेल कौन सी बनी थी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ आया आपके, समझ आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो यहाँ पे हमने बात कर ली बेटे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल। आई होप आप इस चीजों को, इन बातों को यहाँ पे समझ रहे होगे। देखो बच्चों, ये आपकी क्लास वो क्लास है कि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक वीक रह जाएगा। और इस चीज की मैं गारंटी ले रही हूँ, ले रही हूँ कि आप अभी 12th में हो और इन फ्यूचर आप अगर नीट की तैयारी करने वाले हो तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप बिना बेसिक के हाई लेवल का पढ़ोगे तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं बैठता है। तो सबसे पहला आपका यही फर्ज है कि आप अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप अपने हाई लेवल में चलो, जो कि हमारा यही हम तरीका अपना रहे। हम यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगी, पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूंगी, उसके बाद हम आपके स्टेप बाय स्टेप अपनी स्टडी को हाई लेवल, उसका लेवल अप करते जाएंगे। तो बच्चों, कैसे लगे आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लंबी ना करते इसको आज यही समाप्त करते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और अपना पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट जो हमारा है वो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, मिलेंगे जल्द। बेस्ट ऑफ लक ऑल, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, थैंक यू।